शतरंज के खिलाड़ी वाजिद अली साहब का समय था। लखनऊ विलासिता के रंग में डूबा हुआ था। छोटे बड़े, गरीब अमीर सभी विलासिता में डूबे हुए थे। कोई नृत्य और गान की मजलिस सजाता था, तो कोई अफीम की पीनक ही में मजे लेता था। जीवन के प्रत्येक विभाग में आमोद प्रमोद का प्राधान्य था। शासन विभाग में, साहित्य क्षेत्र में, सामाजिक अवस्था में, कला कौशल में, उद्योग धंधों में, आहार व्यवहार में सर्वत्र विलासिता व्याप्त हो रही थी। राज कर्मचारी विषय वासना में, कविगण प्रेम और विरह के वर्णन में, कारीगर कला वस्तु और चिकन बनाने में, व्यवसायी सुरमे, इत्र मिस्त्री और उबटन का रोजगार करने में लिप्त थे। सभी की आंखों में विलासिता का मद छाया हुआ था। संसार में क्या हो रहा है इसकी किसी को खबर ना थी। बटेर लड़ रहे थे, तीतरों की लड़ाई के लिए पाली बदी जा रही थी। कहीं चौसर बिछी हुई थी, खो बारह का शोर मचा हुआ है, कहीं शतरंज का घोर संग्राम छिड़ा हुआ है। राजा से लेकर रंक तक इसी धुन में मस्त थे। यहाँ तक कि फकीरों को पैसे मिलते तो वे रोटियां न लेकर अफीम खाते या मादक पीते। शतरंज, ताश, गंजीफा खेलने में बुद्धि तीव्र होती है, विचार शक्ति का विकास होता है, पेचीदा मसलों को सुलझाने की आदत पड़ती है। ये दलीलें जोरों के साथ पेश की जाती थी। इस संप्रदाय के लोगों से दुनिया अब भी खाली नहीं है। इसलिए अगर मिर्जा सज्जाद अली और मीर रोशन अली अपना अधिकांश समय बुद्धि तीव्र करने व्यतीत करते थे, तो किसी विचारशील पुरुष को क्या आपत्ति हो सकती थी। दोनों के पास मोरूसी जागीरें थी। जीविका की कोई चिंता ना थी। घर में बैठे चखोतियाँ करते थे। आ, आखिर और करते ही क्या। प्रातःकाल दोनों मित्र नाश्ता करके विषाद बिछाकर बैठ जाते। मुहरे सज जाते और लड़ाई की दाव पेंच होने लगते। फिर खबर ना होती थी कि कब दोपहर हुई, कब तीसरा पहर, कब शाम। घर के भीतर से बाहर बार बार बुलावा आता कि खाना तैयार है। यहाँ से जवाब मिलता, चलो आते हैं। दस्तरख्वान बिछाओ। यहाँ तक कि बावर्ची विवश होकर कमरे ही में खाना रख जाता था और दोनों मित्र दोनों काम साथ साथ करते थे। मिर्जा सज्जाद अली के घर में कोई बड़ा बूढ़ा ना था, इसलिए उन्हीं के दीवान खाने में बाजियां होती थी। मगर यह बात ना थी कि मिर्जा के घर के और लोग उनके इस व्यवहार से खुश हो। घर वालों का तो कहना ही क्या, मोहल्ले वाले, घर के नौकर चाकर तक नित्य द्वेषपूर्ण टिप्पणियां किया करते थे। बड़ा मनहूस खेल है, घर को तबाह कर देता है, खुदा न करे किसी को इसकी चाट पड़े। आदमी दीन दुनिया किसी के काम का नहीं रहता, न घर का न घाट का। बुरा रोग है। यहाँ तक कि मिर्जा की बेगम साहब को इससे इतना द्वेष था कि अवसर खोज खोज कर पति को लताड़ती थी, पर उन्हें इसका अवसर मुश्किल मुश्किल मिलता था। वह सोती ही रहती थी जब तक उधर बाजी बिछ जाती थी, और रात को जब सो जाती थी तब कहीं मिर्जा घर में आते थे। हाँ, नौकरों पर वह अपना गुस्सा उतारती थी। क्या पान मांगे हैं, कह दो आकर ले जाए। खाने की फुर्सत नहीं है, ले जाकर खाना सिर पर पटक दो, खाए चाहे कुत्ते को खिलाए। पर रूबरू वह कुछ भी ना कह सकती थी। उनको अपने पति से उतना मलाल ना था जितना मीर साहब से। उन्होंने उनका नाम मीर बिगाड़ू रख छोड़ा था। शायद मिर्जा जी अपनी सफाई देने के लिए सारा इल्जाम मीर साहेब ही के सिर थोप देते थे। एक दिन बेगम साहबा के सिर में दर्द होने लगा। उन्होंने लौंडी से कहा, जाकर मिर्जा साहब को बुला लो, किसी हकीम के यहाँ से दवा लाएं, दौड़ जल्दी कर। लौंडी गई और मिर्जा जी से कहा, चल अभी आते हैं। बेगम साहबा का मिजाज गर्म था। इतनी ताब कहा कि उनके सिर में दर्द हो और पति शतरंज खेलता रहे, चेहरा सुर्ख हो गया। लौंडी से जाकर कह अभी चलिए, नहीं तो अब आप ही हकीम के यहाँ चली जाएगी। मिर्जा जी बड़ी दिलचस्प बाजी खेल रहे थे। 2 ही किस्तों में मीर साहब की मात हुई जाती थी। झुंझलाकर बोले, क्या ऐसा दम लबों पर है, जरा सब्र नहीं होता मीर? अरे तो जाकर सुन ही आइए ना, औरतें नाजुक मिजाज होती ही है। मिर्जा जी, हाँ चला क्यों जाऊं, 2 किस्तों में आपका मात होती है। मीर जनाब, इस भरोसे ना रहिएगा, वह चाल सोचिए कि आपके मोहरे धरे रहे और मात हो जाए। पर जाइए सुनाइए, क्यों खामखा उनका दिल दुखाइएगा। मिर्जा, इसी बात पर मात ही करके जाऊंगा। मीर, मैं खेलूंगा ही नहीं, आप जाकर सुनाइए। मिर्जा, अरे यार जाना पड़ेगा हकीम के यहाँ, सिरदर्द खाक नहीं है, मुझे परेशान करने का बहाना है। मीर, कुछ भी हो उनकी खातिर तो करनी ही पड़ेगी।
मिर्जा, अच्छा एक चाल और चल लो। मीर, हरगिज नहीं, जब तक आप सुन ना आएंगे मैं मुहरे में हाथ ही न लगाऊंगा। मिर्जा साहब मजबूर होकर अंदर गए तो बेगम साहबा ने त्योरिया बदलकर लेकिन कराहते हुए कहा, तुम्हें निगोड़ी शतरंज इतनी प्यारी है, चाहे कोई मर ही जाए पर उठने का नाम नहीं लेते। नौच कोई तुम जैसा आदमी है। मिर्जा, क्या कहूँ मीर साहब मानते ही ना था, बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ा कर आया हूँ। बेगम, क्या जैसे वह खुद निखट्टू है वैसे ही समझते हैं? उनके भी बाल बच्चे हैं या सबका सफाया कर डाला? मिर्जा बड़ा लती आदमी है, जब आ जाता है तब मजबूर होकर मुझे भी खेलना पड़ता है। बेगम, दुत्कार क्यों नहीं देते मिर्जा, बराबर के आदमी हैं उम्र में, दर्जे से मुझसे तो अंगुल ऊंचे, मुलाहिजा करना ही पड़ता है। बेगम, तो मैं ही दुत्कार दे देती हूँ। नाराज हो जाएंगे, हो जाए, कौन किसी की रोटियां चला देता है। रानी रूठेगी, अपना सुहाग लेगी। हीरिया जब बाहर से शतरंज उठाला, मीर साहब ने कहा, मियाँ अब न खेलेंगे, आप तशरीफ ले जाइए। मिर्जा, हाँ हाँ, कहीं ऐसा जवाब देना करना जलील करना चाहती हो क्या? ठहर हरिया, कहाँ जाती है? बेगम, जाने क्यों नहीं देते, मेरा ही खून पिए जो उसे रोके। अच्छा उसे रोका, मुझे रोको तो जानो। यह कहकर बेगम साहिबा झल्लाई हुई दीवान खाने की तरफ चली। मिर्जा बेचारे का रंग उड़ गया, बीवी की मिन्नतें करने लगे, खुदा के लिए तुम्हें हजरत हुसैन की कसम है, मेरी ही मैयत देखे जो उधर जाए। लेकिन बेगम ने एक न मानी, दीवान खाने के द्वार तक गई, पर एकाएक पर पुरुष के सामने जाते हुए पांव बंद से गए। भीतर झांका, संयोग से कमरा खाली था। मीर साहब ने दो एक मुहरे इधर उधर कर दिए थे और अपनी सफाई जताने के लिए बाहर टहल रहे थे। फिर क्या था, बेगम ने अंदर पहुंचकर बाजी उलट दी, मोहरे कुछ तख्त के नीचे फेंक दिए, कुछ बाहर और किवाड़े अंदर से बंद बंद करके कुंडी लगा दी। मीर साहब दरवाजे पर तो थे ही, मोहरे बाहर फेंके जाते देखे, चूड़ियों की झनक भी कान में पड़ी। फिर दरवाजा बंद हुआ तो समझ गए बेगम साहिबा बिगड़ गई, चुपके से घर की राह ली। मिर्जा ने कहा, तुमने गजब किया बेगम, अब मीर साहब इधर आए तो खड़े खड़े निकलवा दूंगी। इतनी लोग खुदा से लगाते तो वही हो जाते, बली हो जाते। आप तो शतरंज खेले और मैं यहाँ चूल्हे चक्की की फिक्र में सिर खपा हूँ। जाते हो हकीम साहब के यहाँ की अब भी तामुल है। मिर्जा घर से निकले तो हकीम के घर जाने के बाद ले मीर साहब के घर पहुंचे और सारा वृतांत कहा। मीर साहब बोले, मैंने तो जब तुम्हारे बाहर आते देखे तभी ताड़ गया, फौरन भागा, कहीं गुस्सेवर मालूम होती है, मगर आपने उन्हें जो सिर चढ़ा रखा है यह मुनासिब नहीं। इन्हें इससे क्या मतलब कि आप बाहर क्या करते हैं, घर का इंतजाम करना उनका काम है, दूसरी बातों से उन्हें क्या सरोकार। विदा, खैर यह तो बताइए अब कहाँ जमा होगा? ये साहब, इसका क्या गम है, इतना बड़ा घर पड़ा हुआ है, बस यही जमे। मिर्जा, लेकिन बेगम साहबा को कैसे मनाऊंगा, जब घर पर बैठा रहता तब तो वह इतनी बिगड़ती थी, यहाँ बैठक होगी तो शायद जिंदा ना छोड़ेगी। वीर जी, बकने भी दीजिए, दो चार रोज से आप ही ठीक हो जाएगी। हाँ, आप इतना कीजिए कि आज से जरा तन जाइए। मीर साहब की बेगम किसी अज्ञात कारण से मीर साहब का घर से दूर रहना ही उपयुक्त समझती थी, इसलिए वह उनके शतरंज प्रेम की कभी आलोचना न करती थी, बल्कि कभी कभी मीर साहब को देर हो जाती तो याद दिला देती। इन कारणों से मीर साहब को भ्रम हो गया कि मेरी स्त्री अत्यंत विनयशील और गंभीर है। लेकिन जब दीवान खाने में बिसात बिछने लगी और मीर साहब दिन भर घर में रहने लगे तो बेगम साहबा को बड़ा कष्ट होने लगा। उनकी स्वाधीनता में बाधा पड़ गई, दिन भर दरवाजे पर झांकने को तरस जाते, उधर नौकरों में भी कानाफूसी होने लगी। अब तक दिन भर पड़े पड़े मक्खियां मारा करते थे, घर में कोई आए कोई जाए उनसे कुछ मतलब ना था। अब आठों पहर की धौंस हो गई, कभी खान पान लाने का हुक्म होता, कभी मिठाई का, और कभी का तो किसी प्रेमी के हृदय की भांति नित्य जलता ही रहता था। बेगम साहबा से जा जाकर कहते, हुजूर मियाँ की शतरंज तो हमारे जी का जंजाल हो गई, दिन भर दौड़ते दौड़ते पैरों में छाले पड़ गए। यह भी कोई खेले कि सुबह को शाम बैठे तो शाम कर दी, घड़ी आध घड़ी दिन बहलाव के लिए खेल लेना बहुत है। खैर हमें तो कोई शिकायत नहीं, हुजूर के गुलाम है, जो हुक्म होगा बजा हिलाएंगे, मगर यह खेल मनहूस है, इसका खेलने वाला कभी पनपता नहीं। घर घर पर कोई ना कोई आफत जरूर आती है, यहाँ तक कि इसके पीछे मोहल्ले के मोहल्ले तबाह होते देखे गए हैं। सारे मोहल्ले में यही चर्चा होती रहती है, हुजूर का नमक खाते हैं, अपने आका की बुराई सुन सुनकर रंज होता है, मगर क्या करे। इस पर बेगम साहिबा कहती, मैं तो खुद इसको पसंद नहीं करती, पर वह किसी की सुनते ही नहीं, क्या किया जाए। मोहल्ले में भी जो दो चार पुराने जमाने के लोग थे, आपस में भांति भांति के अमंगल की कल्पनाएं करने लगे। अब खैरियत नहीं, जब हमारे रईसों का यह हाल तो मुल्क का खुदा ही आफिस।
यह बादशाह शतरंज के हाथों तबाह हो गई। आसार बुरे हैं। राज्य में हाहाकार मचा हुआ है। प्रजा दिन दहाड़े लूटी जाती थी। कोई फरियाद सुनने वाला ना था। देहातों की सारी दौलत लखनऊ में खींची आती थी और वह वेश्याओं में, भाड़ों में और विलासिता के अन्य अंगों की पूर्ति में उड़ जाती थी। कांग्रेस अंग्रेज कंपनी का ऋण दिन दिन बढ़ता जाता था। कमली दिन दिन भीग कर भारी हो जाती थी। देश में सुव्यवस्था न होने के कारण वार्षिक कर भी न वसूल होता था। रेजिडेंट बार बार चेतावनी देता था, पर यहाँ तो लोग विलासिता का नशे में चूर थे। किसी के कानों पर जूना रहती थी। खैर, मीर साहब के दीवान खाने में शतरंज होते कई महीने गुजर गए। नए नए नक्शे हल किए जाते, नए नए किले बनाए जाते, नित्य नई व्यूह रचना होती। कभी कभी खेलते खेलते झोड़ हो जाती, तू मैं तक की नौबत आ जाती, पर शीघ्र ही दोनों मित्र में मेल हो जाता। कभी कभी ऐसा होता कि बाजी उठा दी जाती। मिर्जा जी रूठ कर अपने घर चले जाते और साहब अपने घर में जा बैठते, पर रात भर की निद्रा के साथ सारा मनोमालिन्य शांत हो जाता था। प्रातःकाल दोनों मित्र दीवान खाने में आ पहुंचते थे। एक दिन दोनों मित्र बैठे हुए शतरंज की दलदल में गोते खा रहे थे। इतने में घोड़े पर सवार एक बादशाही फौज का अफसर मीर साहब का नाम पूछता हुआ आ पहुंचा। मीर साहब के होश उड़ गए। यह क्या भला सिर आ गई? यह तलवी किस लिए? नौकरों से बोले, कह दो घर में नहीं है। सवार, घर में नहीं तो कहाँ है? नौकर, यह मैं नहीं जानता, क्या काम है? सवार, काम तुझे क्या बताऊंगा, हुजूर तलवी है, शायद फौज के लिए कुछ सिपाही मांग रहे हैं। जागीरदार है कि दिल लगी, मोर्चे पर जाना पड़ेगा तो आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। नौकर, अच्छा तो जाइए, कह दिया जाएगा। सवार, कहने की बात नहीं, मैं कल खुद आऊंगा, साथ ले जाने का हुक्म हुआ है। सवार चलाइए। मीर साहब की आत्मा कांप उठी। मिर्जा जी से बोले, कहिए जनाब, अब क्या होगा? मिर्जा, बड़ी मुसीबत है, कहीं मेरी तलवी भी ना हो। मीर, कमबख्त कल फिर आने को कह गया है। मिर्जा, आफत है और क्या, कहीं मोर्चे पर जाना पड़ा तो बेमौत मरे। मीर, बस यही एक तदबीर है कि घर पर मिलो ही नहीं। कल से गोमती पर कहीं वीराने में नक्शा जमे, वहां फिर खबर होगी, हजरत आप आकर लौट जाएंगे। मिर्जा, वल्लाह आपको खूब सूझी, इसके सिवा और कोई तदबीर ही नहीं है। इधर मीर साहब की बेगम उस सवार से कह रही थी, तुमने खूब धता बतलाया। उसने जवाब दिया, ऐसे गावदियों की चुटकियों पर नचाता हूँ। उनकी सारी अक्ल और हिम्मत तो शतरंज ने चल ली। अब भूलकर भी घर पर न रहेंगे। दूसरे दिन से दोनों मित्र मुंह अंधेरे घर से निकल खड़े होते। बगल में एक छोटी सी दरी दबाए, डिब्बे में गिलोरिया भरे, गोमती पार की एक पुरानी मस्जिद में चले जाते, जिसे शायद नवाब आसफुल्लोदौला ने बनवाया था। रास्ते में तंबाकू, चिलम और मदिरा ले लेते और मस्जिद में पहुंच दरी बिछा हुक्का भरकर शतरंज खेलने बैठ जाते थे। फिर उन्हें दीन दुनिया की फिक्र ना रहती थी। किस सह आदि दो एक शब्दों के सिवा उनके मुंह से और कोई वाक्य नहीं निकलता था। कोई योगी भी समाधि में इतना एकाग्र न होता होगा। दोपहर को जब भूख मालूम होती तो दोनों मित्र किसी नान भाई की दुकान पर जाकर खाना खाते और एक चिलम हुक्का पीकर फिर संग्राम क्षेत्र में डट जाते। कभी कभी तो उन्हें भोजन का भी ख्याल न रहता था। इधर देश की राजनीतिक दशा भयंकर होती जा रही थी। कंपनी की फौजें लखनऊ की तरफ बढ़ी चली आती थी। शहर में हलचल मची हुई थी। लोग बाल बच्चों को लेकर देहातों में भाग रहे थे, पर हमारे दोनों खिलाड़ियों को इसकी जरा भी फिक्र ना थी। वे घर से आते तो गलियों में होकर डर था कि कहीं किसी बादशाही मुलाजिम की निगाह न पड़ जाए जो बेकार में पकड़ जाए। हजारों रुपए सालाना की जागीर मुफ्त ही खत्म करना चाहते थे। एक दिन दोनों मित्र मस्जिद के खंडर में बैठे हुए शतरंज खेल रहे थे। मिर्जा की बाजी कुछ कमजोर थी। मीर साहब उन्हें किस्त पर किस्त दे रहे थे। इतने में कंपनी के सैनिक आते हुए दिखाई दिए। वह गोरों की फौज थी जो लखनऊ पर अधिकार जमाने के लिए आ रही थी। मीर साहब बोले, अंग्रेजी फौज आ रहा है, खुदा खैर करे। मुझे आने दीजिए, किस्त बचाइए, हर किस्त। मीर, जरा देखना चाहिए, यही आड़ में हो जाए। मीर, देख लीजिए जल्दी, क्या है फिर किस्त। मीर, तो खाना भी है, कोई 5,000 आदमी होंगे, कैसे कैसे जवान है, लाल बंदरों के से मुंह सूरत देखकर खौफ मालूम होता है। मिर्जा, जनाब हिले ना कीजिए, ये चकमे किसी और को दीजिएगा या किस्त में। मीर, आप भी अजीब आदमी हैं, यह तो शहर पर आफत आई हुई है और आप किसके सूझे हैं।
कुछ इसकी भी खबर है कि शहर घिर गया है तो घर कैसे चलेंगे मिर्जा? जब घर चलने का वक्त आएगा तो देखी जाएगी यह किस्त। बस अब की शहर में मात है। फौज निकल गई। 10 बजे का समय था, फिर बाजी बिछ गई। मिर्जा बोले, आज खाने की कैसे ठहरेगी? मीर, अजी आज तो रोजा है, क्या आपको ज्यादा भूख मालूम होती है? मिर्जा जी नहीं, शहर में ना जाने क्या हो रहा है। वीर, शहर में कुछ ना हो रहा होगा, लोग खाना खाकर आराम से सो रहे होंगे। हुजूर नवाब साहेब भी ऐशगाह में होंगे। दोनों सज्जन फिर जो खेलने बैठे तो 3 बज गए। अब की मिर्जा जी की बाजी कमजोर थी। 4 का गजर बज ही रहा था कि फौज की वापसी की हाट मिली। नवाब बाजिद अली पकड़ लिए गए थे और सेना उन्हें किसी अज्ञात स्थान को लिए जा रही थी। शहर में ना कोई हलचल थी, ना मारकाट। एक बूंद भी खून नहीं गिरा था। आज तक किसी आज तक किसी स्वाधीन देश के राजा की पराजय इतनी शांति से इस तरह खून बहे बिना ना हुई होगी। यह वह अहिंसा ना थी जिस पर देवगण प्रसन्न होते थे। यह वह कायरपन था जिस पर बड़े बड़े कायर भी आंसू बहाते हैं। अवध के विशाल अवध के विशाल देश का नवाब बंदी चला जाता था और लखनऊ ऐश की नींद में मस्त था। यह राजनीतिक अंधपन की चरम सीमा थी। मिर्जा ने कहा, हुजूर नवाब साहब को जालिमों ने कैद कर लिया है। मीर, होगा, यह लीजिए साहब। मिर्जा, जनाब जरा ठहरिए, इस वक्त इधर तबीयत नहीं लगती। बेचारे नवाब साहब इस वक्त खून के आंसू रो रहे होंगे। मीर, रोया ही चाहिए, चाहे यह ऐश भाव कहाँ नसीब होगा यह किस्त। मिर्जा, किसी के दिन बराबर नहीं जाते, कितनी दर्दनाक हालत है। मीर, हाँ सो तो है ही, यह लो फिर किस्त। बस आपकी किस्त में मात है, बच नहीं सकती। मिर्जा, खुदा की कसम आप बड़े बेदर्द हैं। इतना बड़ा हादसा देखकर भी आपको दुख नहीं होता? हाय गरीब बाजिद अली साहब। मीर, अपने पहले बादशाह को तो बचाइए, फिर नवाब साहब का मातम कीजिएगा। यह किस्त और यह मात लाना हाथ। बादशाह को लिए हुए सेना सामने से निकल गई। उनके जाते ही मिर्जा ने फिर बाजी बिछा दी। हार की चोट बुरी होती है। मीर ने कहा, आइए नवाब साहब के मातम में एक मरसिया कह डाले। लेकिन मिर्जा की राजभक्ति अपनी हार के साथ लुप्त हो चुकी थी। वह हार का बदला चुकाने के लिए अधीर हो रहे थे। शाम हो गई। खंडर में चमगादड़ों ने चीखना शुरू किया। अबाविले आ आकर अपने अपने घोंसलों में चिमटी, पर दोनों खिलाड़ी डटे हुए थे, मानो दो खून के प्यासे सुरमा आपस में लड़ रहे हो। मिर्जा जी 3 बाजियां लगातार हार चुके थे। इस चौथी बाजी का रंग भी अच्छा ना था। वह बार बार जीतने का दृढ़ निश्चय करके संभल कर खेलते थे, लेकिन एक न एक चाल ऐसी बेड़ब आ पड़ती थी जिससे बाजी खराब हो जाती थी। हर बार हार के साथ प्रतिकार की भावना और भी उग्र हो जाती थी। उधर मीर साहब मारे उमंग के गजले गाते थे, चुटकियां लेते थे, मानो कोई गुप्त धन पा गए हो। मिर्जा जी सुन सुनकर झुंझलाते और हार की झेप मिटाने के लिए उनकी दाद देते थे, पर ज्यों ज्यों बाजी कमजोर पड़ती धैर्य हाथ से निकल जाता था। यहाँ तक कि यह बात बात पर झुंझलाने लगे, जनाब अब चाल बदला ना कीजिए। यह क्या कि चाल चले और फिर उसे बदल दिया। जो कुछ चलना हो एक बार चल दीजिए। यह आप मुहरे पर हाथ क्यों रखते हैं? मुहरे को छोड़ दीजिए। जब तक आपको चाल ना सूझे मुहरा छुइए ही नहीं। आप एक एक चाल आध घंटे में चलते हैं, इसकी सनद नहीं। जिसे एक चाल चलने में 5 मिनट में ज्यादा लगे उसकी मात समझी जाए। फिर आपने चाल बदली, चुपके से मोहरा वही रख दीजिए। मीर साहब का फर्जी पिटता था। बोले, मैंने चाल चली ही कब थी? मिर्जा, आप चल चुके हैं, मोहरा वही रख दीजिए इसी घर में। मीर, उस घर में क्यों रखूं? मैंने हाथ से मोहरा छोड़ा ही कब था? मिर्जा, मोहरा आप कयामत तक ना छोड़े तो क्या चाल ही ना होगी? फर्जी पिटते देखा तो धांधली करने लगे। मीर, धांधली आप करते हैं, हार जीत तकदीर से होती है, धांधली करने से कोई नहीं जीतता। मिर्जा, तो इस बाजी में तो आपकी मात हो गई। मीर, मुझे क्यों मात होने लगी? मिर्जा, आप मोहरा उसी घर में रख दीजिए जहाँ पहले रखा था। मीर, वहाँ क्यों रखूं? नहीं रखता। मिर्जा, क्यों ना रखिएगा, आपको रखना होगा। तकरार तकरार पर बढ़ने लगी। दोनों अपनी अपनी टेक पर अड़े थे। यह ना दबता था न वह। अप्रासंगिक बातें होने लगी। मिर्जा बोले, किसी ने खानदान में शतरंज खेली होती तब तो इसके कायदे जानते। वे तो हमेशा घास छेला किए। आप शतरंज क्या खेलिएगा? रियासत और ही चीज है। जागीर मिल जाने से कोई रईस नहीं हो जाता।
मीर: क्या घास आपके अब्बा जान छीलते होंगे, यहाँ तो पीढ़ियों से शतरंज खेलते चले आ रहे हैं। मिर्जा: अजी जाइए भी, गाजी उद्दीन हैदर के यहाँ बावर्ची का काम करते करते उम्र गुजर गई, आज रईस बने चले हैं, रईस बना कुछ दिल लगी नहीं। मीर: क्यों अपने बुजुर्गों के मुंह में कालिक लगाते हो, वे ही बावर्ची का काम करते होंगे, यहाँ तो हमेशा बादशाह के दस्तरखान पर खाना खाते चले आए हैं। मिर्जा: अरे चल चल चरकटे, बहुत बढ़ बढ़ कर बातें कर ना कर। मीर: जबान संभालिए वरना बुरा होगा, मैं ऐसी बातें सुनने का आदी नहीं हूँ, यहाँ तो किसी ने आंखें दिखाई तो उसकी आंखें निकाल ली। हे हौसला! मिर्जा: आप मेरा हौसला देखना चाहते हैं तो फिर आइए, आज दो दो हाथ हो जाए, इधर या उधर। मीर: तो यहाँ तुमसे दबने वाला कौन है? दोनों दोस्तों ने कमर से तलवारें निकाल ली, नवाब जमाना था, सभी तलवारें पेश कब्ज कटार वगैरह बांधते थे, दोनों विलासी थे पर कायरनाथ थे, उनमें राजनीतिक भावनाओं का अधपन हो गया था, बादशाह के लिए बादशाहत के लिए क्यों मरे, पर व्यक्तिगत वीरता का अभाव ना था, दोनों के पैंतरे बदले, तलवारें चमकी, छप छप की आवाजें आई, दोनों जख्म खाकर गिरे और दोनों ने वही तड़प तड़प कर जाने दे दी। अपने बादशाह के लिए जिनकी आंखों में एक बूंद ना निकला, उन्हीं दोनों प्राणियों ने शतरंज के वजीर की रक्षा में प्राण दे दिए। अंधेरा हो चला था, बाजी बिछी हुई थी, दोनों बादशाह अपने अपने सिंहासनों पर बैठे हुए मानो इन दोनों वीरों की मृत्यु पर रो रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा छा हुआ था, खंडर की टूटी हुई मेहराबें, गिरी हुई दीवारें और धूली धूसरित मीनारें इन लाशों को देखती और सिर धुनती थी।